अब हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है लागत, जिसे इंग्लिश में कॉस्ट कहेंगे। तो आइए लागत के विषय में समझते हैं। निर्गत का उत्पादन करने के लिए फर्म को आगतों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जब एक फर्म को निर्गत का उत्पादन करना है तो उनको क्या करना होगा? आगतों का प्रयोग करने की आवश्यकता होगा, ठीक है। परंतु निर्गत के एक दिए गए स्तर का उत्पादन, मान लेते हैं निर्गत के एक निश्चित स्तर का उत्पादन अगर करना है फर्म को, तो वो अनेक तरीकों से हो सकता है। मतलब निर्गत के एक निश्चित स्तर का उत्पादन जो है वो अनेक तरीके से हो सकता है। एक से अधिक आगत संयोग हो सकते हैं, या ऐसा भी स्थिति आ सकता है कि वो फर्म क्या करेगा, एक से अधिक आगतों का संयोग में प्रयोग करेगा। मतलब कई सारे आगतों को एक साथ प्रयोग करेगा, जिनसे एक फर्म निर्गत के इच्छित स्तर का उत्पादन, मतलब उसकी जो इच्छा है उतना स्तर का उत्पादन कर सकती है। मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि एक से अधिक आगत का संयोग हो सकता है, जिससे फर्म को क्या होगा कि उसके निर्गत का जो एक इच्छित स्तर का उत्पादन है वो कर सकता है। मतलब उसको लगता है कि हम इतना स्तर तक हमको उत्पादन करना है, तो वो आगतों के संयोगों का प्रयोग कर सकता है। जैसा हम लोग तालिका 3.1 में देखे थे कि हम देख सकते हैं कि निर्गत 50 इकाई का जो उत्पादन करना है वो 3 भिन्न आगत संयोगों में हुआ था। जैसे कि जब लेबर जो है, श्रम जो है 6 इकाई और पूंजी जब 3 इकाई था, उस समय भी निर्गत की 50 इकाई होती है। जब श्रम 4 इकाई और पूंजी 4 इकाई है, उस समय भी अगर 3.1 की तालिका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी 50 इकाई निर्गत होता है। और यदि श्रम 3 इकाई और पूंजी 6 इकाई लेते हैं तो उस समय भी निर्गत की 50 इकाई होती है। तो 3 ऐसी स्थितियाँ थी जहाँ पर निर्गत की 50 इकाइयाँ थी, ठीक है, जो यहाँ पर उसके संयोग को दिखाया गया है। तो ये देखिए 3 संयोग को दिखाया गया है। इस संयोगों में श्रम और पूंजी के संयोग को दिखाया गया कि कितना श्रम और कितना पूंजी लेने पर 50 निर्गत इकाई प्राप्त होगी। प्रश्न है कि किस आगत संयोग का चयन फर्म करेगी। बिल्कुल, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ रहा है कि ठीक है, इसमें भी 50 इकाई है, इसमें भी 50 इकाई है निर्गत का, इसमें भी 50 इकाई। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है ना कि फर्म इन तीनों संयोग या इससे भी ज़्यादा संयोग हो सकता है मान लेते हैं, तो फर्म आखिर चॉइस करेगा तो कौन वाला? फर्म किसे चुनेगा कि उसके लिए कौन वाला बढ़िया है, किस संयोग उसके लिए ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा बढ़िया है, वो कैसे जाने फर्म? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। दिए गए आगत मूल्यों के साथ वह चयन करेगी आगतों का वह संयोग जो सबसे कम महंगा हो। देखिए, अब आगत मूल्य को देखना पड़ेगा। अब आगत मूल्य के साथ फर्म उसी को चयन करेगा जहाँ पर आगतों का संयोग में सबसे कम महंगा हो। जहाँ पर महंगा कम बैठेगा उसी को चूज करेगा वो। अतः निर्गत के प्रत्येक स्तर के लिए एक न्यूनतम लागत फर्म के लिए होती है। देखिए, निर्गत के प्रत्येक स्तर के लिए एक न्यूनतम लागत फर्म के लिए होती है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं, एक निश्चित उत्पादन कारक लागत एवं टेक्नोलॉजी की दशा में लागत फलन प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की न्यूनतम लागत को बताता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार एक निश्चित उत्पादन कारक लागत एवं टेक्नोलॉजी की दशा में, किसकी दिशा में, किसकी बात करेंगे, लागत और टेक्नोलॉजी की दशा में लागत फलन जो होता है, लागत फलन प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की न्यूनतम लागत बताता है। लागत फलन क्या बताता है? प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की न्यूनतम लागत को बताता है। अब यहाँ जानेंगे
कॉब डगलस उत्पादन फलन। तो यहाँ देखिए, एक उत्पादन फलन पर विचार कीजिए और यहाँ जो उत्पादन फलन है यहाँ देखिए q बराबर क्या दिया है, x1 पावर में a। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर a नहीं है, ये a को अल्फा समझिए और यहाँ जो b जैसा b जो है उसको बीटा लेना है। तो यहाँ पर मिस्टेक है, आप यहाँ पर समझ लेना, जहाँ a है उसको अल्फा समझना और जो b है उसको बीटा समझना। तो यहाँ पर जो उत्पादन फलन का जो ये जो फलन दिया है उत्पादन फलन, क्योंकि यहाँ q जो है उत्पादन में जो निर्गत की इकाई है उसको बता रहा है और x1 मात्रा बता रहा है और x2 भी मात्रा बता रहा है। x1 जो है कारक 1 की मात्रा है और x2 जो है कारक 2 की मात्रा है, ठीक है। और a और b जो यहाँ लिखा है वो गलत से लिखा है, वहाँ पर अल्फा और बीटा होगा जो कि स्थिर है। जहाँ अल्फा तथा बीटा स्थिर देखिए नीचे लिख दिया है, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा कि यह मिस्टेक है। फर्म निर्गत की Q मात्रा का उत्पादन, देखिए फर्म जो है Q मात्रा का जो उत्पादन जो है कारक 1 का कितना मात्रा ले रहा है, कारक 1 की x1 मात्रा का प्रयोग कर रहा है और कारक 2 का कितना मात्रा का प्रयोग कर रहा है, फर्म x2 मात्रा का प्रयोग में लाकर करती है। मतलब फर्म जो है ठीक है निर्गत का Q इकाई वो निर्गत करता है, उत्पादन में Q इकाई का निर्गत करता है, परंतु कारक 1 का कितना प्रयोग कर रहा है फर्म, x1, और कारक 2 का कितना इकाई प्रयोग कर रहा है फर्म, x2। यह एक कॉब डगलस उत्पादन फलन कहलाता है। यहाँ भी देखें इसे क्या कहते हैं, कॉब डगलस उत्पादन फलन। मान लीजिए अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि जो x1 है उसकी मात्रा किसके बराबर है, x1 बार, ठीक है, और x2 की मात्रा किसके बराबर है, x2 बार के बराबर है। तो मान लीजिए कि x1 किसके बराबर है, x1 बार, और x2 किसके बराबर है, x2 बार के साथ हमारे पास निर्गत की Q1 इकाइयाँ हैं। अब यहाँ निर्गत कितना है, निर्गत है Q0, यहाँ पर Q0 है, इसको आप Q0 या Q0 भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में आप Q0 भी बोल सकते हैं। तो जब x1 कितना है, x1 जब x1 बार के बराबर है और x2 कितना है, x2 बार के साथ जब बराबर होता है तो यहाँ कितना दिया है, निर्गत की Q0 इकाइयाँ हैं, यानी कि Q0 इकाइयाँ हैं। तो यहाँ इसको तब कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार ऐसे लिखेंगे, यानी कि Q0 बराबर x1 बार के पावर में अल्फ़ा और x2 बार के पावर में बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि हम वृद्धि करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ आगतों में वृद्धि किया जा रहा है और आगत में कितना वृद्धि कर रहे हैं, t गुना वृद्धि कर रहे हैं। हम लोग पहले ही बता चुके हैं यहाँ t कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ जो है t की जो वैल्यू है 1 से बड़ा है। तो मान लेते हैं आगतों में वृद्धि किया जा रहा है, दोनों आगतों में वृद्धि कितना गुना कर रहे हैं, t गुना वृद्धि कर रहे हैं, तो हमें एक नया निर्गत प्राप्त होगा। एक नई निर्गत कितनी प्राप्त होगी, तो नवीन निर्गत जो प्राप्त होगी वहाँ देखिए, तो उसको Q1 मान लिए, नई निर्गत इकाई को क्या मान लिए, Q1। क्योंकि दोनों में t गुना किए हैं, t गुना अधिक आगत, मैंने आगत में t गुना वृद्धि हुआ है, तो देखिए पहला वाला में भी देखिए t से गुना कर दिया गया है और दूसरा वाला में भी t से गुना कर दिया है। तो अब आप यहाँ देखिए, चूँकि यहाँ पर देखिए जो अल्फ़ा है वो t के पावर में है, अगर यह मैथ यूज़ करें तो समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो t के लिए है और अल्फ़ा x1 बार के लिए भी है। तो यहाँ पर समझाना चाहूँगा किस तरह गणितीय यूज़ हुआ है, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो t लिख देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसे है t है और x1 बार और इसके ऊपर में अल्फ़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, t के ऊपर में भी अल्फ़ा और x1 बार के ऊपर में भी अल्फ़ा, ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार हम लोग दूसरा वाला में भी लिख सकते हैं। दूसरा वाला में क्या था ना, दूसरा वाला में था आपका t और x2 बार के पावर में बीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t के पावर में बीटा और x2 बार के पावर में बीटा। ठीक है, तो आइए वापस फिर हम लोग आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, मैं फिर से यहाँ बना देना चाहूँगा। जो रिज़ल्ट आया था, क्या रिज़ल्ट आया था ना, t के पावर में अल्फ़ा और x1 के पावर में अल्फ़ा। चूँकि सब गुना में है तो यहाँ गुना छाप दीजिए, गुना का चिन्ह, और यहाँ पर t के पावर में बीटा और x2 बार के पावर में बीटा। हम लोग जानते हैं, नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब बेस सेम हो, देखिए यहाँ भी t यहाँ भी t, बेस सेम है और पावर में एक में अल्फ़ा एक में बीटा है तो जुड़ जाता है। तो t के पावर में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको पहले भी फिर से बता देना चाहूँगा, पहले भी बताए थे कि a और b यहाँ मिस्टेक है, a को अल्फ़ा और b को बीटा मानना। तो इस प्रकार होगा। और उसके बाद ये दोनों को जो यहाँ अल्फ़ा वाला अल्फ़ा जो था x1 बार में और बीटा में जो था, देखिए उसको अलग से यहाँ बगल में लिखा हुआ है तो उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें रिजल्ट आएगा। तो किताब में क्या थोड़ा शॉर्ट मार दिया है। आगे देखिए, जब अल्फ़ा और बीटा को जोड़ के 1 होगा, चलिए इसका मान 1 होगा, तो अल्फ़ा और बीटा का मान 1 होगा, यानी तब t के पावर में 1, तो t का पावर में 1 यानी तब t होगा तब। ठीक है, कितना होगा तब, t होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यदि 1 हो तब इसका मान t हो गया। तो Q1 का मान कितना होगा, तो इसके बगल में t लिखेंगे और इसका मान हम लोग पहले से जानते हैं, किताब में दिया है कि उसका वैल्यू क्या है, Q0। यहाँ पर ऊपर में देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Q0 है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। तो मेरा जो Q1 का जो रिज़ल्ट आया यहाँ पर फिलहाल वो कितना आया, Q1 का जो रिज़ल्ट आया t गुना Q0 आया। तो इसका क्या देखने को मिला, इसका देखने को यही मिला कि लागत में हम t गुना वृद्धि किए थे तो निर्गत में भी t गुना वृद्धि हुआ। तो किस नियम को पालन किया, ये स्थिर अनुपात वाला जो था, पैमाने का स्थिर अनुपात के नियम को पालन किया है। तो इसका अभिप्राय है कि निर्गत में t गुना वृद्धि होती है। अतः उत्पादन फलन जो है स्थिर पैमाने का प्रतिफल, यानी कि स्थिर अनुमापी प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। और इसी प्रकार अगर मान लेते हैं जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जोड़ के 1 से ज़्यादा हो, अगर यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिजल्ट तो बड़ा मान आएगा ना। तब क्या होगा, तो उत्पादन फलन जो है, उत्पादन फलन बढ़ते पैमाने का प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। वहाँ पर उत्पादन फलन क्या दर्शाएगा, उत्पादन फलन दर्शाएगा बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, और जब कभी मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का मान जोड़ के 1 से कम हो तो वहाँ पर उत्पादन फलन क्या होगा, घटते पैमाने का प्रतिफल को प्रदर्शित करता है, घटते पैमाने का प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने लागत से जुड़ी हुई बातों को समझें, फिर हम लोगों ने क्या समझें, फिर हम लोगों ने कॉब डगलस उत्पादन फलन को समझा।